सबके बीच होते हुए भी उसे कुछ कमी सी महसूस होती तो वो शिवी की प्यारी प्यारी बातें, उसे पढ़ाना, उसके साथ खेलना याद करती। शिवी के साथ कितना मन लगता था हमारा, कितनी प्यारी है वो। भगवान जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं, नहीं तो घर वाले जाने ही नहीं देंगे वापस उसे पढ़ाने। इसी बीच रुद्राज ने अपने सोरेन से पता लगा लिया था कि किसने उस दिन उस पर हमला करवाया था, किसकी वजह से बुलबुल की जान पर बनाई। उसने पक्के सबूतों के साथ एक आदमी को पकड़कर थाने में बंद कर रखा था और उससे हर तरीके से पूछताछ कर रहा था। उसी का गुर्गा है न तू, जिसने हाल ही में एक मासूम के साथ कुकर्म कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी। तुम लोग ही थे ना उस दिन गाड़ी में। रुद्राज ने एक झन्नाटेदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। चल बता कहाँ है उसका अड्डा, कहाँ है तेरे साथ के कुत्ते, बता कहाँ है गाली देते हुए जिसकी दुम के साथ बंधे हुए हो तुम लोग, नहीं तो मार मार के खाल उधेड़ दूंगा। उस आदमी ने कितनी ही मार खाई पर मुंह न खोला, बस इतना ही बोला, हाँ सही कहा तूने, उसने ही किया सब। पर तेरे गूदे में इतना दम नहीं कि तू उसका कुछ उखाड़ सके। रही बात मेरी तो मैं उसका खास आदमी हूँ, मुझे वो किसी तरह बचा भी लेगा, चाहे तू कितने ही सबूत जुटा ले, तुझे नहीं छोड़ेगा वो। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, उसका केस हाथ में लेकर अपनी बर्बादी को न्योता दे बैठा तूने उसे। थानेदार उस आदमी ने बड़ी ही निर्लज्जता से दान दिखाए। बर्बाद, हाँ हाँ बर्बाद करेगा वो मुझे, वो बर्बाद करेगा मेरे करीबियों को। रुद्राज उस आदमी की आंखों में देख हंसा और उसका मुंह अपनी हथेली से बुरी तरह दबा दिया, जिस कारण वो बिलबिला उठा। रुद्राज ने उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन ऊपर उठाई तो उसके सिर के ऊपर लटकते बल्ब की रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई। बहुत बोलता है, चल एक काम करते हैं, छोड़ देता हूँ मैं तुझे, क्योंकि अभी तुझे पकड़े हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। जाकर बोल दे उस भाड़ को कि मैं आ रहा हूँ, पिछली बार की तरह निहत्था, फिर देखते हैं कौन किसको तबाह करता है। रुद्राज की बात सुनकर वो आदमी हंसा और उसे उकसाने लगा। लगता है गर्मी आज भी वैसे ही है, मुझे चाहे तू जान से मार दे थानेदार, पर पिछली बार की तरह इस बार तू बचेगा नहीं। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बचा सकता है तो बचा ले खुद को, अपने टब्बर को, अपनी महबूबा को उससे। वही है न जिसे उस दिन गाड़ी में बैठा के घुमा रहा था। सुना है तेरी भांजी को पढ़ाने तेरे घर भी आती जाती है। बस एक ही नज़र देखा है मैंने उसे, बड़ी कमाल की है वो साली। देखते ही जी चाहता है कि हाथों से मसल कर उसका सारा रस निचोड़ दूं। बुलबुल के लिए अपशब्द सुनकर रुद्राज का खून खौल गया। उसने एक के बाद एक उसके मुंह पर कई मुक्के जड़ दिए। साले, जिन जुबान से उसका नाम ले रहा है उसे खींचकर गर्दन में लपेट, यही फांसी दे दूंगा, समझा। वो आदमी लहूलुहान होकर अधमरा हो गया, पर मजाल है जो उसने अपने होश भी खोए हों, और होता तो डर के मारे मर गया होता। सर आप इधर आइए, प्लीज़ हट जाइए आप। अगर जेल में इसे कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, हम देख लेंगे क्या करना है इसका। पवन और इंस्पेक्टर विक्रम ने रुद्राज को उस आदमी को और मारने से मना किया। रुद्राज ने अपनी आंखें बंद कर एक हाथ अपनी कमर पर रख दूसरा बालों में फेरा। ये कुछ बोलेगा नहीं और मैं ऐसे ही पीटता रहूँगा, चाहे फिर ये मर ही क्यों न जाए। सर अभी आप गुस्से में हैं, शांत हो जाइए, फिर ठंडे दिमाग से इस मामले को हल करेंगे। इंस्पेक्टर विक्रम ने रुद्राज को शांत करने की कोशिश की। पता नहीं क्या खाता है ये सांड, चमड़ी इतनी मोटी है कि मार का असर ही नहीं दिख पड़ता, अभी तक जिंदा है। कंजर, रुद्राज के केबिन में जाते ही पवन ने विक्रम से कहा। रुद्राज अपने सहकर्मियों के साथ किसी गंभीर मसले पर बात कर रहा था, तभी एक काले कोट वाले अधेड़ उम्र के साहब उसके सामने आ खड़े हुए। नमस्कार थानेदार साहब, कैसे हैं आप? एकदम स्वस्थ। वकील साहब, कहिए कैसे आना हुआ? रुद्राज ने अनजान बनते हुए मुस्कुरा कर कहा तो वकील साहब ने एक पेपर रुद्राज के आगे कर दिया। आप से ये
उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे आने का कारण पूछेंगे। खैर कोई बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। रुद्राक्ष ने वो पेपर लिया और पढ़कर वापस करते हुए कहा, अगर मैं उसे छोड़ दूं तो? आप खुद समझदार हैं, कानून की तौहीन करना कानून के रखवालों को शोभा नहीं देता। क्या ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वकील साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। आप जैसे काबिल वकीलों के होते हुए भला इनके जैसे अच्छे बलात्कारी और मर्डरर आखिर कैसे ज़्यादा दिन तक जेल में रह सकते हैं? काफ़ी दया दृष्टि है आपकी इन लोगों पर। पवन, निकालो उसे बाहर। रुद्राक्ष के कहने पर पवन ने उस आदमी को लॉकर से निकालकर वकील साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चल, क्या हाल कर दिया है आपने इस बेचारे का। इतना भी क्या बड़ा गुनाह कर दिया था इसने, जो आपने इसे मार मार कर अधमरा ही कर दिया। किस बिना पर आपने यह सब किया? क्या कोर्ट में ये सब करने की इजाज़त दी थी आपको, या बस आपने ही कानून के हिसाब से आप सबकी इसी तरह से सेवा करते हैं? वकील साहब ने रुद्राक्ष पर व्यंग्य किया। रुद्राक्ष ने कुर्सी से उठते हुए अपने दोनों हाथ टेबल पर टिका दिए और कुछ झुककर वकील साहब की ओर देखते हुए कहा, जानता हूँ आप मुझसे ज़्यादा कानून की जानकारी रखते हैं, मगर मेहरबानी करके मुझे मेरा काम मत सिखाइए। मुझे पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वकील साहब, अब आप कृपा करके अपने मुवक्किल को ले जाइए और अपना समय व्यर्थ होने से बचाइए। रुद्राक्ष ने उन्हें अपने हाथ से जाने का इशारा किया। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी हमारी। थानेदार साहब, चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, गलत कह गया, फिर मिलते हैं। वकील साहब उस आदमी को लेकर वहाँ से निकल गए। रुद्राक्ष अपने दाएं पैर को बाएं पैर पर रखते हुए पेपर विकेट घुमाने लगा। समय का पहिया हमारे हिसाब से घूम रहा है। हमने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। अब हमें सतर्क रहना होगा। हमने उसके जिगरी यार उसके दाएं हाथ पर वार किया है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते को आग की आंच दिखाई है तो वो चुप नहीं बैठेगा, कोई न कोई हरकत जरूर करेगा और उस बीच गलती भी करेगा। बस उस पल का इंतजार करना है, फिर उसकी गर्दन और हमारी तलवार, खात्मा करेंगे हम उसका। गॉट इट। उसने कर्मचारियों से उत्साह के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुर्सी पर बैठे हुए ही उसने अपना सिर कुर्सी से टिका दिया। इंस्पेक्टर विक्रम। जी सर। इंस्पेक्टर विक्रम ने जोश से भरकर कहा। रुद्राक्ष ने अपना सिर कुर्सी से टिकाए हुए ही उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। पर्सनली विल यू? यस सर, श्योर। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। बुलबुल को सिक्योरिटी देनी होगी आपको। उसके घर से बाहर निकलने पर हर जगह उसे फॉलो करना होगा। हर वक्त उस पर नज़र रखो, क्योंकि इस सब में सबसे ज़्यादा खतरा उसे हो सकता है। और हाँ, एक बात, उसे इस बात की बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम लोग उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। थोड़ी उल्टी खोपड़ी की है तो समझ रहे हैं ना आप? रुद्राक्ष ने कहा तो विक्रम मुस्कुरा उठा। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम उन्हें इस बात का कतई पता न चलने देंगे। हाँ, गुड। रुद्राक्ष ने टेबल से एक फाइल उठाई। सर, अगर आप बुरा न माने तो कुछ कह सकता हूँ, विक्रम ने सपाट लहजे से कहा। तो रुद्राक्ष ने फाइल बंद कर वापस टेबल पर रख दी। हाँ कहो सर, आप उन्हें कब बता रहे हैं? क्या रुद्राक्ष को विक्रम की बात समझ नहीं आई, या कह लो कि समझते हुए भी समझना नहीं चाहता था? जो आप सब देख रहे हैं आपकी आंखों में, उनके लिए एहसास, विक्रम ने कहा तो रुद्राक्ष चुप हो गया। आप चाहे कितना ही क्यों न छुपाएं, जैसे हमें पता चला है, कभी न कभी तो उन्हें भी पता चल ही जाएगा। विक्रम की बात का रुद्राक्ष अभी तक कोई जवाब नहीं दिया तो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। हमें तो शुरू से ही लगता था कि सर और मैडम जी की कोई न कोई कहानी फिट होगी, पर इन्हें देखकर लगता नहीं कि ये कभी कुछ बोलेंगे। उन्हें देखो, उनके नाम पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे इनके मन में कुछ है ही नहीं, अंदर ही अंदर चाहे मर रहे हो उनके लिए। पवन ने
विक्रम के कानों में फुसफुसा कर कहा। विक्रम पवन की बात सुन मुंह पर हाथ रख मुस्कुराया और उसे चुप रहने का इशारा किया। चुप रहो, कहीं ऐसा न हो सर तुम्हारी बात सुन लें और तुम्हें कुछ कहने सुनने लायक न छोड़ें। धत तेरी की। पवन अचकचा गया कर वहाँ से बाहर निकला। उसके पीछे विक्रम भी। सबको खबर है फिर तुम कैसे अभी तक अनजान हो, पर अच्छा ही है कि तुम बेखबर हो मेरे जज्बातों से, नहीं तो ना तुम दूर रह पाओगी न मैं। फिर जो तूफान आएगा वो सब कुछ अपने उड़ान में समझ ले जाएगा और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा मेरा। इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के मामले में मैं गलती से भी कोई गलती नहीं कर सकता। रुद्राज सोचते हुए वापस अपने काम में लग गया। कई दिनों के बाद बुलबुल ठाकुर मेंशन गई थी तो अनुराधा जी और डिम्पल नहीं उसे हाथों हाथ लिया। शिवी उसे कई दिनों के बाद देख बहुत खुश हुई। वो उसके साथ खेलना चाहती थी तो पढ़ने से भी मना कर दिया और उसकी गोद में जाकर बैठी। डिम्पल और अनुराधा जी ने उसे बस उसके पास बिठाए रखा, उसे बेड से पैर तक न उतारने दिया। बुलबुल को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए जाने लगी। अनुराधा जी ने उसे टोका, कहाँ जा रही हो? ओ आंटी प्यास लग रही है तो पानी पीने जा रहे हैं हम। बुलबुल ने कहा तो अनुराधा जी बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बैठो, पानी मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। अनुराधा जी का अपने प्रति इतना प्यार और परवाह देख बुलबुल भाव विभल हो उठी। आंटी हम एकदम ठीक हैं, अब आप इतना परेशान मत होइए, हम ले लेंगे खुद से। क्यों, मेरी जगह यदि तुम्हारी माँ होती तो भी क्या तुम यही करती? अनुराधा जी ने बुलबुल को उसकी बात पर मीठी भुड़की दी तो वो कुछ कह न पाई। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कहकर मुंह पर अंगुली रख ली तो अनुराधा जी मुस्कुराती हुई पानी लेने चली गई। डिम्पल अपनी माँ और बुलबुल की जुगलबंदी देख रही थी। माँ के जाते ही बुलबुल से बोली, बुलबुल कई दिनों से हमारे मन में एक बात जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, अगर बुरा न लगे तो पूछ लें। ओह कोर्स दी, इसमें बुरा लगने जैसा क्या है? जो जी में आए बेझिझक पूछिए। बुलबुल ने कहा तो वो बोली, तुम्हें हमारे घर के सब लोग कैसे लगते हैं? बुलबुल को पहले तो समझ नहीं आया कि डिम्पल ने अचानक से ये क्या सवाल कर दिया। उसके खिले चेहरे पर कसावट आ गई। फिर खुद को संयम कर लंबी सांस ली और डिम्पल का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेकर बोली, दी आप सब बहुत अच्छे हो, खास कर माँ और आप। शिवी बहुत प्यारी है, जी कहता है उसे आपसे चुरा कर अपने पास रख लूं। अंकल जी को देखा नहीं, न कभी बात नहीं की, तो कितना सुना बस उतना ही जानते हैं, कहकर बुलबुल चुप हो गई। अनुराधा जी ने पानी का गिलास लाकर उसके हाथों में थमाया तो उसने आधा गिलास पानी पीकर बगल की टेबल पर रख दिया। सोचा फिर प्यास लगेगी तो पी लूँगी। अब तभी अनुराधा जी बैठी ही थी कि डिम्पल ने उनसे चाय की फरमाइश कर दी और शिवी ने मैगी की। अनुराधा जी खड़े पैर वापस किचन में चल दी। शिवी भी उनके पीछे पीछे हो चली। बुलबुल का जवाब पाकर डिम्पल की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। जो वो सुनना चाहती थी उसे उसका जवाब तो मिले ही नहीं था। अच्छा बुलबुल, तुमने सबके बारे में बताया पर रूदी के बारे में कुछ नहीं बोला। उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? मतलब तुम्हें वो कैसा लगता है? बुलबुल ने कुछ सोचते हुए मुंह बनाया और बोली, वो तो एक नंबर के अकड़ू और सड़ू हैं, बस इतना ही समझ में आते हैं वो हमें। बुलबुल के मुंह से रुद्राज की इतनी तारीफ सुन डिम्पल की हंसी छूट गई। वैसे हमारा रूदी इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हें लगता है, बहुत डिसेंट एंड क्यूट है, कोई लड़की उस पर पल भर में मर मिटे। मुझे तो लगता था तुम भी। डिम्पल जल्दी से बोल गई तो बुलबुल ने नजरें झुका ली। बुलबुल मेरी तरफ देखो, देखो मैंने जो भी बोला वो मजाक बिल्कुल भी नहीं था। अगर मुझे कुछ समझती हो तो सच सच बताओ, तुम्हें रूदी पसंद है ना? उसके लिए जज्बात है ना तुम्हारे मन में? चाहती हो ना तुम उसे? बुलबुल को नजरें चुराते देख डिम्पल ने उसकी ठोंठी को पकड़कर चेहरा ऊपर किया।
बुलबुल ने बिना कुछ बोले ही अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया तो डिम्पल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने बुलबुल को जोर से गले से लगा लिया। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ बुलबुल। तुम देखना, हमारे घर में भी तुम्हें अपने घर जैसी ही फीलिंग आएगी जब तुम हमेशा के लिए इस घर में आ जाओगी। कभी अपने मायके की याद नहीं आएगी। डिम्पल की बात सुन बुलबुल की आंख भर आई तो वो बोली, दी, पसंद, जज्बात और प्यार अगर दो तरफा हो तो ही जीवन का आधार पनपता है, तो ही इंसान किसी के जीवन का भाग बनता है। एक तरफा हो तो जीवन भर के लिए प्रेमाग्नि में जलने के लिए अकेला छोड़ देता है। और हमारी पसंद भी एक तरफा है। जज्बात तो हैं, पर सोचते हैं हमारे जज्बात कहीं उनकी रुसवाई का कारण न बन जाएं। चाह कर भी कुछ नहीं बोलते। चाहत भी बहुत है, पर इस चाहत के कद्रदान मुंह फेरे हुए हैं। डिम्पल बुलबुल से अलग हुई और उसकी भीगी पलकों को देखते हुए बोली, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ कहते तो बात और होती, कुछ कहते ही तो नहीं। बुलबुल ने उदासी भरे स्वर में धीरे से कहा तो डिम्पल ने उसका जी हल्का करते हुए विश्वास के साथ कहा, मुझे तुम्हारे एक तरफा एहसासों पर भरोसा है बुलबुल की। वो एक दिन रूदी को तुम्हारी ओर जरूर खींच लाएंगे। तुम्हारे शब्द उसकी जुबां पर होंगे। डिम्पल की बात से जैसे बुलबुल में आत्मविश्वास भर गया हो। उसने आह भरते हुए हाँ में सिर हिलाकर अपनी भीगी हुई आंखें साफ की। बुलबुल रुद्राज के आने से पहले घर से निकल जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्राज के मना करने के बावजूद वो उसकी नज़रों में आए। इसलिए उसने अनुराधा जी से घर जाने को कहा, पर उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो उसे अकेला नहीं दे सकती। इसलिए रुद्राज के आने का इंतजार करे, वो ही उसे छोड़ आएगा। अनुराधा जी की बात सुन बुलबुल ने लाचारी के साथ डिम्पल को देखा तो उसने भी अपने कंधे उचका दिए। बुलबुल ने अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाते हुए मन में कहा, माय डियर वर्ड बी मदर इन लॉ, इतनी भोली क्यों हैं आप? मैं जिस सिचुएशन से बचना चाहती हूँ, आप अनजाने में मुझे उसी में धकेल रही हैं। क्या आपको नहीं पता आपके बेटे ने अपने नाम के कितने झंडे गाड़ रखे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आज हमें गाड़ दें। फिर डिम्पल को देख धीरे से बोली, दी प्लीज आप समझाइए ना आंटी को, हमारी तो वो सुनेगी नहीं। अम्मी मम्मी जाने दो ना इसे। क्या बात रूदी, कब आए? देर हो रही है इसे। बुलबुल के कहने पर डिम्पल ने अनुराधा जी को मनाने की कोशिश की। जी आंटी, हम भी यही कह रहे हैं, देर हो जाएगी तो मम्मी बोलेंगी, इसलिए हम चलते हैं अब। बुलबुल ने कहा तो अनुराधा जी ने चिंता जताकर उसके गालों को प्यार से छुआ। ठीक है, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जरा ध्यान से। जी आंटी, एक बात और, हमारा फ़ोन यहाँ होगा शायद। हाँ, वो तुम्हारी स्कूटी की डिग्गी में होगा। उस दिन तुम रुद्राज की गाड़ी में भूल गई थी तो उसने उसी दिन उसे तुम्हारी स्कूटी में रखवा दिया था। अनुराधा जी ने कहा तो बुलबुल मुस्कुरा दी। उसने डिग्गी खोलकर फ़ोन निकाला और देखा तो बैटरी 100 चार्ज थी। बैटरी फुल चार्ज, ये कैसे हो सकता है? अगर इतने दिनों से फ़ोन इसमें पड़ा है तो हो सकता है उन्होंने आजकल में ही कभी निकाल कर देखा होगा तो चार्ज कर दिया होगा। बुलबुल ने खुद से सवाल कर खुद ही उसका जवाब दे दिया। उसको बाय बोलकर अपने घर के लिए निकल गई। रुद्राज घर आया तो उसे हाल में कोई नजर नहीं आया। सबको देखने के लिए वो सीधा डिम्पल की रूम की ओर गया तो सिवे डिम्पल और उसकी माँ तीनों ही उसके कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रुदी बेटा, आ गए तुम? बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। अनुराधा जी रुद्राज को देखते ही बोली तो वो जवाब में मुस्कुरा दिया। इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? डिम्पल ने पूछा। जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए जल्दी आ गया। ओके, थोड़ी और जल्दी फ्री होकर आता तो उसे भी देख लेता। एनीवेज नेक्स्ट टाइम बेटर। डिम्पल बुदबुदाई तो रुद्राज बोला, क्या बोली तू? समझ नहीं आया। मैंने कुछ बोला होगा तो ही समझेगा ना तू। डिम्पल ने आंखें मटकाते हुए कहा। रुद्राज रूम में से बाहर जाने लगा तो डिम्पल ने टोका,
जब आ ही गया है तो बैठ भी जा, यहीं पर चाय का स्वाद ले ले आज। रुद्राज बेड पर न बैठकर साइड में पड़े टेबल को कुछ सरका कर बैठ गया। टेबल पर रखा पानी का गिलास गिर न जाए, इसलिए उसने पानी पीने के इरादे से उसे उठाकर अपने होठों से लगा लिया। रुद्राज ने अभी एक ही घूंट पिया था और दूसरा उसके मुंह में था। डिम्पल ने चीखते हुए उसे टूका। ये तूने क्या किया? रुद्राज के मुंह से में पानी था तो उसने आंखों से इशारे में ही पूछा, मैंने क्या कर दिया माता, जो तू इतनी जोर से चीखी? पानी ही पिया है, कोई दारू नहीं पी ली। डिम्पल ने उसका इशारा समझते हुए कहा, ये पानी जूठा था तो क्या हुआ? रुद्राज ने अपना सिर झटकते हुए कहा, बेपरवाही से कहा, और आधे पानी का गिलास पूरा खाली कर दिया। अरे ये हमारा नहीं, बुलबुल का जूठा था। डिम्पल के मुंह से बुलबुल का नाम सुनकर रुद्राज के मुंह का पानी उसके मुंह में ही रह गया और गिलास हाथों में। रुद्राज को कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई, पर उसने उसे जाहिर नहीं किया। धीरे से गिलास वापस रख जाने के लिए कदम बढ़ाए। डिम्पल अपने मुंह पर हाथ रख धीरे से बड़बड़ाई, पी ले, वैसे भी कहते हैं जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है। रुद्राज को लगा जैसे डिम्पल ने कुछ कहा क्या तूने? रुद्राज ने डिम्पल को बोला तो वो अपने अगल बगल देखती हुई बोली, मैंने नहीं तो कुछ सुना क्या तूने? रुद्राज अब कुछ बोलना और ना में सिर हिलाता हुआ उसके रूम से निकल गया। डिम्पल ने उसके जाते ही कहा मारा तो राधा जी ने उसे चपत लगाई, क्यों सताती है उसे? मेरा बेटा थका मांदा आया और तू उसे छेड़ने से बाज नहीं आती। शर्म कर, उसकी बहन है, उसकी हर तरफ से मजाक कर दिया करती है क्या मम्मी? आप भी ना, मेरा छोटा भाई है, उसे नहीं छेड़ूंगी तो क्या पड़ोसियों से भाई को छेड़ूंगी? डिम्पल ने अपनी माँ से मजाक किया तो वो अपना सिर पीट कर बाहर चली गई। तेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, आओगी जरूर, और मुझे यह भी पता है कि फिर मना करूँगा तब भी नहीं तुम मानोगी, करोगी अपने ही मन की, इसलिए अब कुछ नहीं कहूँगा। खैर जब आई ही थी तो थोड़ी देर और रुक जाती, इसी बहाने मैं भी तुम्हें देख लेता, दूर से ही सही। रुद्राज सोचता हुआ अपनी रूम की तरफ चला गया। दिल ही तो है तुम्हारा भी और मेरा भी, तुम्हारा मुझे देख धड़क उठता है और मेरा धड़क कर खामोश हो जाता है। रुद्राज अपनी बालकनी में दरवाजे का सहारा लेकर तिरछा खड़ा आसमान में निकले इक्के दुक्के सितारों को देख रहा था। जरा देखा तो इस तारों से आसमान की कितनी शोभा बढ़ती है, लेकिन इनके होते हुए भी बिना चांद के आसमान कितना जनहीन है, कितना वीरान सा दिख रहा है। मेरी जिंदगी भी तो कुछ यूं ही है। बियावान जगह पर एक बीहड़ मध्यम रोशनी वाले कमरे, एक आदमी बंदूक अपने हाथ में लिए मुख्य दरवाजे की ओर पीठ दिखाता खड़ा था। रोशनी कम होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस आदमी के जिस्म की बनावट और हरकत देखी जा सकती थी। दिखने में वो मध्यम ऊंचाई का सेहतमंद आदमी था, जो बार बार अपनी गन से अपनी कनपटी सहला रहा था। उस आदमी को कदमों की आहट सुनाई दी तो वो पीछे मुड़ा और चलता हुआ आगे आकर कुर्सी पर अपना दायां पैर रखते हुए बोला, जंगी मेरे यार, बड़ी देर कर दी आने में, कब से तुम्हारी राह ताक रहे हैं हम। कहीं उस वकील ने तो कोई गड़बड़ नहीं की, नहीं तो उसकी गर्दन उतार लें हम। भारी पर कुछ दबी हुई आवाज़ में वो आदमी बोला तो सामने से आवाज़ आई, नहीं भैया, उस वकील की मेहरबानी से ही तो हम बाहर हैं, नहीं तो क्या पता उसने तो हमें मार ही डाला होता। मुझे दुख है जंगी, जो भी तुम्हारे साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे जख्मों की कीमत उसे चुकानी होगी, सीधे से नहीं तो टेढ़े से। बड़ी भूल हुई हमसे, जो हमने अपने दुश्मन को कमज़ोर समझ लिया था, उसी का भुगतान किया है हमने। खैर तुम इतनी देर उसके चंगुल में थे, कुछ तो समझ में आया होगा उसका। क्या खबर लाए हो? जिस आदमी को रुद्राज ने गिरफ्तार किया था वो ही है जंगी। वो उस आदमी के बगल में अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए खड़ा था।
तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें याद दिला दूं, ये वही आदमी है जिसको 3 साल पहले जान से मारने की जगह तड़पने के लिए जिंदा छोड़ दिया था। हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है उसे मैंने। अब तो घायल शेर की तरह हमारे पीछे पड़ गया है, मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। जंगी ने उस आदमी के कंधे पर हाथ जमाते हुए कहा। उस आदमी ने उन्मादी सा हाहाकार लगाया। जंगी लगा ही था कोई नया दुश्मन हो तो नहीं सकता, तो जो जानते पूछते हमसे ईड़ करे। हम तो सोच रहे थे नया नया एसपी है, डराएंगे तो फाइल खुद बंद कर देगा। पर कहाँ पता था कि कोई पुराना दुश्मन आशिक निकल आएगा हमारा। आने दे रे जंगी, उसे आने दे, हम भी देखें उसके तिलों में कितना तेल बचा है। इस बार वो बचकर नहीं जाने वाला, बल्कि हम तो कहता हूँ तुम्हें उसको अपने साथ ले आना चाहिए था। जितनी जल्दी वो हमारे पास आएगा उतनी ही जल्दी हम उसे ऊपर भी पहुँचा दूंगा। पिछली बार वो कमज़ोर था, मगर इस बार 10 गुना ताकत है उसके पास। उस पर कानून की वर्दी है, उसके जिस्म पर, उसके एक इशारे पर उसका डिपार्टमेंट हमारी धज्जियाँ उड़ा देगा। मैं तो कहता हूँ सुलह कर लेते हैं उससे, बात खत्म करते हैं। जंगी ने उस आदमी की बात का विरोध किया। अगर तू मेरा दोस्त न होता जंगी, तो तुझे यहीं गोली मार देता। जानता है ना तू, दुश्मन को बख्शाना शौकी की फिक्रत नहीं है, खासकर दुश्मन जब पुराना हो। खेल के साथ अगर खिलाड़ी भी पुराना हो तो खेल का मज़ा दुगना हो जाता है, समझे ना। शौकी ने जंगी से कहा तो उसने उसे चेताया, तू चिंता मत कर यार, ये जंगी मरकर भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। पर फिर भी एक बार फिर सोच ले, मैंने देखा है उसका ये रूप एकदम करीब से, पहले से भी कहीं अधिक आक्रोश है उसकी आंखों में। बिल्कुल सनकी हो गया है वो साला। उसके पीछे लगे तो कहीं हमारी कब्र न खुद जाए। जिंदा रहे तो बाद में भी निपट लेंगे उससे। देख जंगी भैया, हमने उसे नहीं बुलाया न ही छेड़ा, वो खुद हमारे पीछे आ रहा है, तो इसमें हम भी क्या कर सकता हूँ। आने वाले का दिल से स्वागत है। मरूंगा तो नहीं, पर मार जरूर डालूंगा उसे। हम दोनों में से कोई एक जिएगा तो वो हम जियूंगा, सिर्फ हम। शौकी ने अपनी गन पॉइंट पो कर अनिमेष देखते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे कर। मैंने उसका सारा बायोडाटा पता कर लिया है, जब तू कहेगा आगे की प्लानिंग कर लूँगा मैं। जंगी शौकी को रुद्राज की सारी डिटेल देकर जाने के लिए मुड़ा तो शौकी ने उसे टोका, सुन। उसके वकील बाप को धमका, उसकी माँ बहन को समझा कि अपनी औलाद को हटा लें मेरे रास्ते से, नहीं तो मारा जाएगा। वर्दी की आड़ में खामाख्या ही कि पर्सनल दुश्मनी न निकाले। अगर उसके समझाने से भी वो लौंडा न माने तो मेरे मुताबिक उसकी एक खूबसूरत महबूबा भी है, उसे निशाना बना कर धमका लौंडे को। फिर भी न माने तो उसकी महबूबा को उठाकर मेरे पास ले आ। उसे अपने पास रखकर उसके लौंडे को भगवान के पास पहुंचा दूंगा। हा हा हा। एकांत में उसकी राक्षसी हंसी गूंज उठी। जंगी मुस्कुराता हुआ शौकी से बताए अनुसार काम करने के लिए हामी भर कर बाहर चला गया। रात काफ़ी गहरा चुकी थी। लगभग सभी अपने अपने आलने में छुप कर सो चुके थे। बुलबुल भी बेफिक्र सो रही थी। रुद्राज टी शर्ट और लोअर में खिड़की के रास्ते धीरे से उसके कमरे में आया और पैरों को क्रॉस कर हाथों को अपने सीने पे बांधकर खिड़की के सहारे खड़ा होकर बुलबुल को जी भर कर देखने लगा। देखो, रहा नहीं गया मुझसे, मजबूर दिल ने बेचैन किया हुआ था, इसलिए तुम्हें देखने इतनी रात को चला आया। अब अगर जाग जाओ तो बुरा मत मानना। ओके, रुद्राज ने बुलबुल को देखते हुए हौले से कहा। उसने देखा बुलबुल किसी छोटे बच्चे की तरह बेधड़क सोई हुई थी। उसका एक पैर चादर के अंदर और दूसरा बाहर था। एक हाथ पेट पर तो दूसरा सिरहाने था। उसका सिर रुद्राज की तरफ लुढ़का हुआ था। ये देख रुद्राज के होठों पर मुस्कान आ गई। शिवी भी बिल्कुल ऐसे ही सोती है।
बुलबुल को देख उसका मन गुनगुना उठा। छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा ढोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोलना। बुलबुल ने करवट ली तो रोशनदान से आती हल्की रोशनी उसके चेहरे को चूमने लगी। रुद्राक्ष ने देखा कि उसकी कुछ बिखरी हुई लटें उसके मुखड़े से अटखेलियाँ कर रही हैं, तो वो बेआवाज़ धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ा और उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने उन लटों को एक हल्की प्यारी सी फूंक मारकर उसके चेहरे से हटा दिया। फूंक की वजह से बुलबुल नींद में ही गुनगुनाई और हिली तो उसकी लटें फिर से उसके चेहरे पर आ गिरी। इस बार रुद्राक्ष ने उन्हें अपनी 2 उंगलियों से धीरे से लपेटा और उन्हें उसके कान के पीछे कर दिया। रुद्राक्ष बड़े प्यार से बुलबुल के चेहरे को निहार रहा था। उसके खूबसूरत होठों को देख रुद्राक्ष का मन किया कि उन्हें अपने होठों से छू ले, पर यह ख्याल आते ही उसने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटा ली। छी! उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो जाने के लिए उठा और एक नज़र बुलबुल को देखा। उसके चेहरे पर झुका और अपनी दोनों उंगलियों को उसके होठों पर आवरण बनाकर उसे अपने होठों से छू लिया। बुलबुल की करीबी से उसके जहन में ख्वाहिश उमड़ रही थी। जहन में तड़प है ख्वाहिश पूरी करने की। अधूरी है, अधूरी ही रहने देते हैं, दूर रहकर तड़प का मजा दुगना होने देते हैं। क्या करूं गुस्ताख दिल के आगे, मेरी एक न चली, इसलिए सॉरी। रुद्राक्ष के दूर हटते ही बुलबुल चौंक कर उठ बैठी। अपने होठों को छूते हुए अपने आसपास देखा और त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये क्या था? हम कोई सपना देख रहे थे क्या? हमारा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? ऐसा तो तभी होता है जब वो हमारे आसपास होते हैं। फर्स्ट मीटिंग में, कॉलेज में और उस दिन हॉस्पिटल में भी तो यही एहसास हुआ था जब वो आए थे। नहीं, वो यहाँ क्यों आने लगे? हम भी ना, नींद में भी उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। लगता है गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। कहीं उनके सपने देखते देखते सपने में मर ही न जाएं। बुलबुल ने एक बार फिर अपने रूम में चारों तरफ देखा और तकिया सीने से लगाकर लेट गई। पर अब नींद आना भी जैसे गुनाह हो गया था। खिड़की के बाहर रुद्राक्ष अपने सीने पर हाथ रखे तिरछी निगाहों से बुलबुल को ही झांक कर देख रहा था। थैंक गॉड, बच गया। अगर एक पल की और देरी होती तो मुझे पकड़ ही लेती और उसके सवालों की गठरी मेरे सिर पर होती। क्या भरोसा, चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ला भी इकट्ठा कर लेती। मैं बेचारा क्या बोलता? तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी इसलिए आया, तो और भड़कती। जान ही ले लेती मेरी कि फिर से चोरों की तरह क्यों आया। उसे छुआ, वैसे तो बड़ा एटीट्यूड में रहता है, सीधा देखता भी नहीं। अब कहाँ गया वो एटीट्यूड? अच्छा खासा पुलिस वाला हूँ, पर देखो तो चोरों से भी बदतर हालत है। अपने ही इश्क को चोरों की तरह देखने आया हूँ। कुछ चुराया भी नहीं और चोर भी हो गया। चुप ऐसे रहा हूँ जैसे जमाने भर की डकैती कर ली हो। धत तेरी की। रुद्राक्ष ने अपने आप को नीचे से उतर कर देखा और बुलबुल को सोते देख जितनी सावधानी से आया था उससे भी ज़्यादा सावधानी के साथ चल गया। रुको, रुद्राक्ष अभी बुलबुल के घर से निकला ही था कि पीछे से किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रुद्राक्ष का दिल जोरों से धक धक कर उठा। वो हिम्मत करके पीछे मुड़ा तो सामने बुलबुल के पापा खड़े थे। उन्हें देख रुद्राक्ष के हाथ पांव फूल गए। उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो उसने अपना सिर झुका लिया। सिट मैन, उन्होंने देख लिया होगा मुझे, कुछ पूछेंगे तो क्या कहूँगा? अब कटेगा मेरा अच्छे वाला। रुद्राक्ष का मन बेचैन हो रहा था। उसके कान जल उठे मानो उनमें आग लग गई हो। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। लाजमी भी है ये ऐसे में हमारी मोहब्बत के पिताजी सामने आ जाएं तो हम भी शर्म से जमीन में गड़ जाएं। फिर ये तो हमारा हीरो है जिसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। उसे कैसा अनुभव हो रहा होगा हम इसका अंदाज़ा बाखूबी लगा सकते हैं। पर फिर भी उसने हिम्मत का साथ न छोड़ा। बुलबुल के पापा उसके सामने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। बेटे, आप
इतनी रात गए हमारे घर से निकले, कारण जान सकता हूँ मैं। रुद्राज को अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा था, तो उससे कुछ बोलते न बना। पहली बार था जब वो किसी के सामने ऐसे निरुत्तर खड़ा था। कहे भी क्या कि इतनी रात गए वो आशिकी करने निकला था और अब उसकी सारी आशिकी निकल गई। बुलबुल के पापा ने उसे चुप देखा तो उससे हाथ से चलने का इशारा किया और उसके साथ चलते हुए उसे गली के बाहर तक ले आए। अगर इस समय आपको किसी ने यहाँ देख लिया होता तो खामखा बात बन जाती, इसलिए आपको अपने साथ बाहर तक ले आया ताकि कोई आप पर प्रश्न चिन्ह न लगा सके। अभी अभी मैं इनके घर से चोरी छिपे निकल कर आ रहा हूँ और देख लेने के बाद भी ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रुद्राज को ग्लानि होने लगी तो बोला, शुक्रिया अंकल। वो दरअसल मैं बुलबुल के पापा ने अपने हाथ के इशारे थे रुद्राज को कुछ भी बोलने से रोक दिया। बेटे, जहाँ तक मैं जानता हूँ इतनी रात गए इस तरह चोरी से या तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आता है या फिर एक पति अपनी पत्नी से। इस घर में ना तो कोई आपकी प्रेमिका है ना ही पत्नी, तो मैं क्या समझूं? आप मेरी बेटी के रूम की खिड़की के बाहर किस प्रयोजन से खड़े थे? बुलबुल के पापा के सवाल ने मानो रुद्राज का कलेजा छील कर दिया हो। अब उससे रहा न गया तो भाव देख बोल पड़ा, माफ़ी चाहूँगा सर, गलत मत समझिएगा, पर जब आप इतने अनुभवी हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि इतनी रात गए एक लड़का एक लड़की की रूम की खिड़की के बाहर क्या कर रहा था। बुलबुल के पापा को रुद्राज के संक्षेप शब्दों में कहीं बात का गहरा अर्थ समझ आ चुका था। उन्होंने रुद्राज की आंखों में झांक कर देखा तो उन्होंने उसमें एक सच्चा क्रमंदन प्रेमी पाया। बेटे, हमारी बुलबुल अभी नादान है, हम समाज भीरू लोग हैं, जरा सी ऊंच नीच हुई तो हमारे सिर में गर्दा पड़ जाएगा। मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ये भी नहीं कहता कि आप गलत हो, पर किसी को इस बात की भनक भी लगी तो हमें बदनामी का घूंट पीना पड़ेगा। बुलबुल के पापा ने रुद्राज के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। रुद्राज की त्योड़ियाँ कस गई। उसने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों से कस लिया। ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? हम ऐसे नहीं हैं, भरोसा रखिए हम पर। वैसे भी उसे अभी इस बारे में कुछ पता नहीं, पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो भी मुझे, पर मैं नहीं चाहता कि अभी उसे मेरे बारे में कुछ भी पता चले, किसी से भी, कहीं से भी। इतनी बात कहकर रुद्राज ने उनका हाथ छोड़ अपनी आंखें झुका ली। बुलबुल के पापा मुस्कुराए। हाँ ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। आपने हमारी बात का मान रखा तो हम भी आपकी शान में कोई कमी नहीं होने देंगे। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम उससे क्यों छुप रहे हो, बस इतना ही कहूँगा कि उसका दिल मत तोड़ना और अगर हो सके तो अपने परिवार को हमारे परिवार से मिलाने में देरी मत करना। रुद्राज ने उनके पाँव छुए और हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से निकल गया। मैं तो पहले ही बेवजह परहेज करता हूँ उसके करीब होने से, अब कारण भी मिल गया दूर रहने का। तुम्हारे जज्बात मैं समझ सकता हूँ बेटा, और ये भी जानता हूँ कि तुम क्यों बुलबुल को कुछ नहीं बताना चाहते। तुम्हारे फर्ज बड़े हैं, पर एक बाप होने के नाते देखकर अच्छा लगा कि कोई उसकी बेटी को उससे भी ज़्यादा चाहने वाला मिल गया है, जिसके साथ उसका भविष्य महफूज है। बुलबुल के पापा को उसके लिए तसल्ली थी, अब वो पूरी तरह निश्चित थे। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कहानी कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। धन्यवाद।